नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जो कि 9 फरवरी 2024 की थी। ये सिविल अपील नंबर 644, 2645 और 2017 की है, जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स हैं। यहाँ पर जो अपीलेंट हैं वो आर्मी पर्सनल हैं, उनको टर्मिनेट कर दिया गया था, डिस्चार्ज कर दिया था इस ग्राउंड पे कि इन्होंने एक फेक रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस किया था रिक्रूटमेंट के टाइम। तो इन्होंने एक यूनिट हेडक्वार्टर कोटा के अंदर वो जो है रिक्रूटमेंट ली थी और इनको डिस्चार्ज कर दिया गया था इस ग्राउंड्स पे कि इनका जो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट था वो फॉर्ज्ड है, फैब्रिकेटेड है। लेकिन जो आर्मी पर्सनल्स थे जिनको टर्मिनेट किया, डिस्चार्ज किया गया, उनकी कंटेंशन ये थी कि उन्होंने ओपन कोटा से जो है अपनी सिलेक्शन ली है और इन्होंने कहीं भी किसी भी स्टेज पे एक फॉल्स रिलेशनशिप सर्टिफिकेट नहीं दिया है। और ऑर्डर जो था, चूंकि डिस्चार्ज कर दिया गया था, तो पहले आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल है, वहां पर ये मैटर गया था। आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल ने भी जो अथॉरिटी का जो डिसीजन था उसको अपहेल्ड कर दिया था, मींस उसी को बरकरार रखा था। फाइनली ये मैटर था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में आया था। तो आइए हम इसके थोड़े से कंटेंट्स को देखते हैं, समझते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। तो आइए इस वीडियो को जजमेंट को समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, यहाँ पैराग्राफ में बताया है कि कई इंस्ट्रक्शंस हैं समय समय पे आती हैं आर्मी के जो एनरोलमेंट होती है, और एक यूनिट हेडक्वार्टर कोटा होता है इनका UHQ। तो इंस्ट्रक्शन जो थी पहले रिवाइज हुई थी 1978 में, जिसमें बताया गया था कि रेजिमेंट कॉर्प्स को सैंक्शन है वो 15% जो टोटली डिमांड जो रिलीज की जाती है तो उसकी वो भर्ती कर सकते हैं जो इनका जो जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिसेज होते हैं। और इस परसेंटेज को बढ़ा दिया गया था 25% 1981-82 में, और मार्च 83 में कोटा को 50% तक कर दिया गया था। अब यहाँ बताया कि जो रेजिमेंट कॉर्प्स जो थे कई वैकेंसीज नहीं भर पाई, लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो इसलिए ये प्रायोरिटी दी जाने लग पड़ी इनके सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पर्सनल्स को जो कि सन्स या ग्रैंड सन्स, बेटे या पोते हैं सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन के, या ब्रदर्स हैं, या फिर कोई नियर रिलेटिव्स हैं जो युद्ध में या फिर उन्होंने अपनी शहीद हुए थे, और या फिर वार्ड्स हैं जो कि टोटली फुली डिपेंडेंट है सर्विसमैन के या एक्स सर्विसमैन के। तो दूसरा फेज स्पोर्ट्स ऑफ मेरिट के भी हैं, उनका भी एक कोटा रखा गया था। और जो एक स्पेशल रिक्रूटमेंट होती है इनकी, लद्दाख स्काउट्स की, कैवलरी, गोरखा, पैरा, प्रेसिडेंट, बॉडी गार्ड रेजिमेंट एक्सेट्रा। तो यहाँ पर बताया है कि ये फर्दर प्रोवाइड किया गया कि जो यूनिट हेडक्वार्टर कोटा एनरोलमेंट है ये प्रायोरिटी देती है इन सब कैटेगरीज को, अगर जब भी कोई वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं जो भी रेजिमेंटल सेंटर की, और जो फिर पर्सनल जो होते हैं ओपन कैटेगरी से, जो उसके बाद जो ओपन पर्सनल होते हैं ओपन कैटेगरी से मेरिट पे लिए जाते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस आई थी रिक्रूटमेंट की अंडर यूनिट हेडक्वार्टर में। एक न्यूज आइटम था वो पब्लिश हुआ था कि जिसमें एप्लीकेशंस थी वो यूनिट हेडक्वार्टर कोटा में मींस जो है आवेदन के लिए मांगी गई थी, और लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया था, और एप्लीकेंट्स जो अपीलेंट्स भी जो यहाँ पर हैं वो सिलेक्ट हुए थे, और उनकी जो एनरोलमेंट हुई थी आर्मी में, एक जो उनकी जो रेजिमेंट सेंटर है वहां पर इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, और फिर 3 साल की सर्विस के बाद इनको शो कॉज नोटिस दिया गया। और इनके जो अपीलेंट्स के साथ साथ दूसरे कई अन्य लोग थे उनको भी दिया गया। उनको ये लगाया गया शो कॉज में, ये उनसे पूछा गया कि जो एनरोलमेंट हुई है आर्मी की वो ये एक फेक स्पोर्ट्स पर्सन सर्टिफिकेट देके हुई है इनकी, और या फिर कोई फॉल्स रिलेशनशिप सर्टिफिकेट द्वारा उन्होंने अपनी यहाँ पे भर्ती करवाई है। तो इन सब के जो रिप्लाईज आए, और सर्विस थे जिनमें 52 लोग थे उनकी सर्विसेज टर्मिनेट कर दी गई। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने बताया कुछ लिटिगेशंस हुई और कैंडिडेट्स जो
स्पोर्ट्समैन थे मेरिट के, उनको वापस रीइंस्टेट कर लिया गया। और जो फेक रिलेशनशिप सर्टिफिकेट थे जो कि 20 की संख्या में थे, जिसमें अपीलेंट भी थे, उनको टर्मिनेट कर दिया गया था। और जो अपीलेंट्स जो हैं, जो 4 पर्सन्स हैं जो कि इस कोर्ट के समक्ष में आए। तो अब जो केस था चारों अपीलेंट का वो आइडेंटिकल था, उनके सेम फैक्ट्स थे और ये अपील्स थी, वो चारों अपील्स को एक साथ लिया गया और यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको कॉमन जजमेंट से डिस्पोज किया गया है। अब यहाँ पे बताया कि जो अपील जो चैलेंज की गई थी वो एक कॉमन जजमेंट आई थी आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल कोची की, जो कि 2014 में आई थी, 6 मार्च 2014 में, जिसमें ट्राइब्यूनल ने डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पे इंटरफेयर करने से मना कर दिया और जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में जो था उसका बरकरार रखा और उसमें डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में अपीलेंट्स को बर्खास्त कर दिया था सर्विसेज से, क्योंकि उन्होंने फ्रॉडलेंट मीन से जो है चयन करवाया था। और इसलिए जो ट्राइब्यूनल ने भी अपीलेंट्स की जो प्रेयर थी उनको रजिस्ट्रेट करने से मना कर दिया। अब यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में आया इशू और नोटिस इशू हुए, क्योंकि जो अपीलेंट्स थे वो अपनी जो प्रेयर को प्रेस करना चाहते थे कि उन्होंने ये कहा था कि हमने जो अपॉइंटमेंट है वो किसी रिजर्व कैटेगरी के अंदर नहीं ली है, हमने ओपन मेरिट से, मींस ओपन जो सीट्स हैं उसमें से हमें मिली है, सिलेक्शन ली है। और यही स्टैंड था वो काउंसिल ऑफ अपीलेंट्स का, जो कि रिकॉर्ड किया गया था ऑर्डर में 8 मार्च 2016 में। और सिर्फ ये क्वेश्चन कंसिडरेशन में आया कि अपीलेंट्स जो हैं उन्होंने अप्लाई किया था और सिलेक्ट हुए थे एज ए जनरल कैटेगरी में की तौर पे और वर प्लेस्ड इन एनी रिजर्व कैटेगरी। अब यहाँ पर सिर्फ इस कंसिडरेशन को कोर्ट ने डिसाइड करना था कि क्या अपीलेंट्स जो हैं वो जनरल कैटेगरी के तौर पे उनकी सिलेक्शन हुई थी या फिर वो रिजर्व कैटेगरी की तरह में उन्होंने प्रवेश लिया था। तो जो अपीलेंट्स ने यहाँ पर बताया कि वो एनरोल्ड हुए थे आर्मी में और एक आइडेंटिकल शो कॉज नोटिस इशू हुआ था और उन्होंने ये कहा था कि वो एनरोल्ड हुए हैं आर्मी में और एक प्रोड्यूसिंग फॉल्स रिलेशन सर्टिफिकेट पे, और चूंकि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुए थे ऑन वेरिफिकेशन ये पाया गया था कि ये फेक है, फॉर्ज्ड है। तो अब यहाँ पर बताया ये कहा कि हमसे ये पूछा गया कि क्यों ना हमें सर्विसेज से टर्मिनेट कर दिया जाए। तो ये हमने यहाँ पर जितने भी अपीलेंट्स हैं उन्होंने सबमिट किया था कि सबका जो रिस्पॉन्स आइडेंटिकल था। उन्होंने कहा था कि वो उनकी जो अपॉइंटमेंट आर्मी में हुई है, एग्जाम पास किया है, सारे स्टैंडर्ड्स जो भी मापदंड है उसके अकॉर्डिंगली हुई है और कोई उन्होंने अपना जो क्लेम है वो रिलेटिव्स के तौर पे नहीं लिया कि वो किसी के जो रिलेटिव हैं एक्स सर्विसमैन के, और इसलिए उन्होंने अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो जनरल कैटेगरी के तौर पे ली थी और कोई भी ऐसा ओकेजन नहीं आया था कि जिन्होंने कोई अपना फेक जो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट सबमिट किया हो। और सब दूसरे शब्दों में ये कहा कि उन्होंने डिनाई किया कि उन्होंने कोई भी सर्टिफिकेट रिलेशनशिप सर्टिफिकेट रिक्रूटमेंट के लिए नहीं लिया था और ये कंटेंट किया था, इसलिए उनको फेक सर्टिफिकेट के बेसिस पे चार्ज नहीं लगाया जा सकता है। और जो उनकी जो रेजिमेंट सेंटर थे उन्होंने सबने एक कॉमन मींस सिमिलर ऑर्डर्स दिए सबको, सारे अपीलेंट्स को बर्खास्त कर दिया सर्विसेज में 9 मई 2013 पे। और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो था हर अपीलेंट को इससे यही अनइक्वल जो टर्म्स हैं उसमें दिया गया था और ये कहा था कि उन्हें डिस्चार्ज किया जाए सर्विसेज में क्योंकि उन्होंने एक फ्रॉडलेंट मीन्स से अपनी अपॉइंटमेंट ली है और फेक रिलेशनशिप सर्टिफिकेट सबमिट किया है और जो कि मेंशन किया था शो कॉज में। इस अदर वर्ड्स में ये बताया कि अपीलेंट्स को बर्खास्त या डिस्चार्ज किया गया था इस ग्राउंड पे कि जब उनकी एनरोलमेंट हुई थी जो लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर है अंडर द यूनिट हेडक्वार्टर कोटा दिसंबर 2009 में, क्योंकि उन्होंने एक फॉल्स रिलेशनशिप सर्टिफिकेट दिया था और वेरिफिकेशन पाने पे ये पाया गया कि ये मैनिपुलेट किया है और ये फॉल्स है। डिपार्टमेंट उन्होंने फिर इस शोकस के जो उनको नोटिस आया था जो अपील, फिर उसके बाद जो ऑर्डर के बाद उन्होंने डिपार्टमेंटल अपील भी दी थी कि उनको डिस्चार्ज या डिसमिसल किया गया है। वो भी डिपार्टमेंटल अपील भी फेल हो गई थी क्योंकि अपीलेंट्स फिर उसके बाद अपीलेंट्स ने ओरिजिनल एप्लीकेशन आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल में दी थी। तो ये आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल में भी ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल की जाती है और डिफरेंस ये होता है आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर होता है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और लेकिन जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर है वो पहले डिविजनल बेंच पे जाता है। तो यहाँ पर ये बताया कि ओरिजिनल एप्लीकेशन भी ट्राइब्यूनल ने डिसमिस कर दी और फिर उसके बाद उन्होंने रिव्यू पिटीशंस भी डाली थी वो भी खारिज कर दी थी। अब यहाँ पर फिर उसके बाद अपील जो फाइल की थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो सेक्शन 31 है आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल एक्ट जो है वो 2007 का, उसमें अंतर्गत मीन्स उनके इस प्रोविजंस के अंदर उन्होंने अपील डाली थी
और ये कंटेंशन दी थी कि उनकी जो अपॉइंटमेंट जो हुई है जनरल कैटेगरी में किया और कोई इन्होंने प्रायोरिटी क्लेम नहीं की कि जो रिलेटिव्स हैं सर्विसमैन के, एक्स सर्विसमैन के, और कोई भी ऐसा रिलेशनशिप सर्टिफिकेट नहीं दिया था, इसलिए उनको चार्ज नहीं किया जा सकता कि उन्होंने एनरोलमेंट या रिक्रूटमेंट फेक रिलेशनशिप सर्टिफिकेट पे ली है। और अथॉरिटीज और ट्राइब्यूनल ने इस इश्यू को कंसिडर नहीं किया एक्सप्लेनेशन को, और सिर्फ इस बेस पे बताया कि जो चार्ज सर्टिफिकेट था वो अपीलेंट द्वारा वेरिफिकेशन पे पाया गया कि ये फेक और फॉर्ज्ड है, बिना किसी रिकॉर्ड किए फाइंडिंग को कि अपीलेंट्स ने कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं दिया था। और इसके बाद जो ऑर्डर था वो डिस्चार्ज और डिसमिसल का ऑर्डर को कंफर्म कर दिया था। अब यहाँ पर रिस्पोंडेंट ने अपना डिफेंस ये था, जो यूनियन ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट मींस जो ट्राइब आर्मी हेडक्वार्टर का, उनका जो डिफेंस ये था कि सिर्फ रिलेटिव्स हैं सर्विसमैन के, जो एक्स सर्विसमैन के, वही यूनिट आर्मी हेडक्वार्टर में प्रवेश पा सकते थे। कोई जनरल कैटेगरी नहीं थी जिसकी वजह से अपीलेंट्स को रिक्रूट किया गया हो। और इसलिए जो ये कंटेंशन थी कि अपीलेंट जो है वो ये ग्राउंड्स ले रहे हैं कि उन्होंने जनरल कैटेगरी में ली थी, इसलिए कोई नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिलेशन सर्टिफिकेट की उन्होंने कोई रिलेशनशिप सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो ये कहा कि मनगर आफ्टर थॉट है। तो सिर्फ ये स्पोर्ट्स पर्सन्स की भी वही प्लिया ले रहे हैं जिसकी वजह से उनको रीइंस्टेट कर दिया गया था। तो अब यहाँ पर सीनियर काउंसिल सुनने के बाद और दोनों पार्टीज को सुनने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन ये फ्रेम किया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या अपीलेंट्स की जो एनरोलमेंट है, जो रिक्रूटमेंट हुई है, वो रिलेशनशिप के बेनिफिट पे आधार पे ली गई है कि रिलेशनशिप है इनका सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन से। दूसरा क्वेश्चन ये ड्राफ्ट मींस जो इशू बनाया है उन्होंने कि अपीलेंट ने कोई रिलेशनशिप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया था। तीसरा इशू ये बनाया कि डिस्चार्ज या डिसमिस किया गया, क्या वो बैड इन लॉ है, और कोई इन्होंने अपना कंसिडर नहीं किया, जो एक्सप्लेनेशन दिया था उसको कंसिडर को नजरअंदाज कर दिया है। तो अब यहाँ पर बताया कि रिस्पोंडेंट का पक्ष ये था कि रिस्पोंडेंट ने यहाँ पे एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग दी। अब कोर्ट ने कहा ये तो ना तो कोई पार्ट थी ट्राइब्यूनल की और ना ही एक इस कोर्ट में अपील में लगाया गया था कि इसे परस्यूअल के लिए लिया जाए। न्यूज़पेपर क्लिपिंग जो थी वो 27/9/2009 की थी, वो एक न्यूज़पेपर है, उसमें अपेयर हुई थी और ये कोर्ट में दिखाई गई कि अब ये हेयरिंग का जो पार्ट मींस ये पार्ट ऑफ रिकॉर्ड में नहीं थी ये न्यूज़पेपर की क्लिपिंग। तो ये रिस्पोंडेंट ने कोई ऐसा एफर्ट नहीं किया कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई चीज नहीं लाए कि जो किसी भी स्टेज पे आई हो और ना ही माननीय सुप्रीम कोर्ट की स्टेज पे आई हो, और सिर्फ अक्रॉस द बार जिसकी वजह से हम उसको परस्यू कर सकें। इस सिनेरियो को देखते हुए ये ठीक नहीं होगा कि कोर्ट कंसीडर करें और उनके जो न्यूज़पेपर क्लिपिंग को, जो भी एडवर्टाइजमेंट उसके क्लिप को कंसीडर करें और रिलाई करें। प्लेन रीडिंग के पढ़ने के बाद ये एक एडवर्टाइजमेंट नहीं थी। ये किस कोर्ट ने कहा ये इट इज नॉट एन एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट नहीं थी कि जो इसमें एप्लीकेशंस या एनरोलमेंट रिक्रूटमेंट के लिए जो मांगा गया हो यूनिट हेडक्वार्टर पे। ये सिंपल एक न्यूज आइटम जो था वो दिखा रहे हैं कि न्यूज आइटम पब्लिश हुआ था न्यूज़पेपर में, जिसमें बताया गया था कि एनरोलमेंट और रिक्रूटमेंट का जो एक्सरसाइज है वो हो रही है अंडर यूनिट हेडक्वार्टर कोटा में, जो कि जो गोइंग टू टेक प्लेस। यहाँ पर इवन न्यूज पे भी ये नहीं स्पेसिफिकली बताया गया था कि जनरल कैटेगरी के जो हैं जिनका कोई रिलेशनशिप नहीं है या सर्विसमैन से या एक्स सर्विसमैन से, तो वो उनको निषेध है इस तरह की जो रिक्रूटमेंट के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी उसमें मेंशन नहीं था। और गाइडलाइंस जो थी इंस्ट्रक्शंस की थी रिक्रूटमेंट की, जो पैराग्राफ 7 के अंदर जो बताया गया है वो साफ बताता है कि ये ओपन कैटेगरी की जो रिक्रूटमेंट है, ओपन कैटेगरी का जो कंटेंट्स थे यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए। और सिंपल रीडिंग करने के बाद पैराग्राफ 7 जो है वो जो डिफेंस का जो स्टैंड है उसको बिलाइज करता है, मींस कहते हैं उसको गलत साबित करता है कि जो एनरोलमेंट और रिक्रूटमेंट जो थी वो सिर्फ रिलेटिव्स के लिए थी, एक्स सर्विसमैन के लिए थी, और ये ओपन जनरल कैटेगरी के लिए नहीं थी। इस क्लेम को वो बिलाइज करता है, मींस उसको गलत ठहराता है। अब अपीलेंट ने अपनी सारी जीरोक्स कॉपीज थी एप्लीकेशंस की जो सबमिट की थी वो दिखाई, और पार्ट 2 एप्लीकेशन जो बताया गया था डॉक्यूमेंटेशन, उन्होंने कहीं भी उन्होंने क्लेम नहीं किया। जो एप्लीकेशन का जो पार्ट 2 था, जो एक फॉर्म होता है एप्लीकेशन का, उसका जो पार्ट 2 था उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उन्होंने कहीं क्लेम नहीं किया कि वो रिलेटिव्स है या एक्स सर्विसमैन के, जो सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन के रिलेटिव्स है, एनसीसी सोर्स पर्सन है, और जहां से दर्शाता हो कि वो ये सिर्फ क्लियरली दर्शाता था कि ये एक जनरल कैटेगरी के हैं।
और एप्लीकेशन में कहीं मेंशन नहीं किया था कि उन्होंने कोई रिलेशनशिप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया हो। तो ये सिर्फ ये जो एप्लीकेशन है वो साफ बताती है कि एप्लीकेशन जो अपीलेंट्स हैं उन्होंने जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के तौर पे अप्लाई किया था, क्योंकि सरप्लस सीट्स थी, वैकेंसीज थी जो कई जो अनफिल्ड थी, और जो प्रायोरिटी रिजर्व कोटा का भरने के बाद वो अनफिल्ड थी। और इस सिचुएशन में कि क्या उन्होंने कोई इस सिचुएशन में जब उन्होंने कोई क्लेम ही नहीं किया था एनरोलमेंट और रिक्रूटमेंट की रिलेशनशिप के बेसिस पे, तो यहाँ ऐसा भी कोई ओकेजन नहीं बनता कि उन्होंने कोई रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी सबमिट किया हो। तो इस शो कॉज के रिस्पॉन्स पे जब ये अपीलेंट्स ने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट दिया था कि मींस अपीलेंट्स ने यहाँ पर शो कॉज में ये बताया गया कि अपीलेंट्स ने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया था और इसके बेसिस पे फॉल्स रिलेशनशिप सर्टिफिकेट दिया था, और जो वेरिफिकेशन में ये पाया गया कि ये फेक है। अपीलेंट ने ये डिनाई किया था कि उन्होंने ऐसा कोई सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं किया और ना ही उसके बेसिस पे अप्लाई किया है कि वो एक रिलेटिव हैं सर्विस या एक्स सर्विसमैन के, और लेकिन उन्होंने सिर्फ जनरल कैटेगरी में अप्लाई किया था। तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो भी सिंपल ये कहती है कि अपीलेंट्स को बर्खास्त किया गया है सर्विस से, सिर्फ और कमांडेंट के जो ऑर्डर्स आए थे उसके बेसिस पे बर्खास्त किया गया है, क्योंकि उन्होंने एक जो एनरोलमेंट रिक्रूटमेंट है वो फ्रॉडुलेंट मीन से ली थी और फेक रिलेशनशिप सर्टिफिकेट सबमिट किए थे। और ऑर्डर था कमांडेंट का, वो ये बताता था कि वो एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट रिक्रूटमेंट 2009 में हुई थी अंडर यूनिट हेडक्वार्टर कोटा में, उनकी जो लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर पे रिलेशनशिप सर्टिफिकेट जो है वो वेरिफिकेशन पाने के बाद ये पाया गया कि मैनिपुलेटेड और फॉल्स है। अपीलेंट ने एक फ्रॉडुलेंट जो मेथड है वो अडॉप्ट किया है और इसलिए उनकी जो सर्विसेज को खारिज कर देना चाहिए था। तो इसलिए अपीलेंट्स जो हैं अपीलेंट्स को डिसमिस कर दिया गया और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो आया था, जो ऑर्डर जो कमांडेंट का जो आया था, उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं बताई गई कि इंक्वायरी हुई है इस तरह की जिससे साबित हुआ हो कि अपीलेंट्स ने कोई रिलेशनशिप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किए हों एनरोलमेंट रिक्रूटमेंट के लिए आर्मी में। तो कोई ऐसे फाइंडिंग रिकॉर्ड नहीं की गई थी रिस्पोंडेंट द्वारा, और जिससे पता चलता हो कि अपीलेंट्स ने कोई सर्टिफिकेट्स हैं वो प्रोड्यूस किए गए हों। और एक्सप्लेनेशन भी था जो कि उन्होंने कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं दिया है। तो इसका भी ये एक तरह का जो क्लेम था, जो कंटेंशन थी, उसको पूरी तरह से उन्होंने माननीय कोर्ट ने खारिज कर दिया, कहा कि कंप्लीटली फॉल्स है। साथ में ये कहा कि अथॉरिटीज ने डील नहीं किया, जो एक्सप्लेनेशन जो क्लेम्स था अपीलेंट का उसको डील ही नहीं किया, उसको कंसिडर ही नहीं किया। तो ऑर्डर ट्राइब्यूनल का भी ऑर्डर ट्राइब्यूनल का देखा, उसने कहा कि ये वो भी इससे बताता है कि जो कंटेंशन थी अपीलेंट की उसको डील नहीं किया ट्राइब्यूनल ने, और ट्राइब्यूनल ने भी एक कैजुअल और रूटीन मैनर पे जो डिस्चार्ज हुआ था, डिसमिसल हुआ था ऑर्डर का, उसको अपहोल्ड कर दिया, अफर्म्ड कर दिया, और एक सिंपल होल्ड किया कि रिलेशनशिप सर्टिफिकेट जो प्रोड्यूस किए अपीलेंट्स ने वो फेक थे, और वो वेरिफिकेशन के दौरान किया गया वो फेक थे। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ट्राइब्यूनल ने अपनी जो साइट थी वो वहां से लूज कर दी है। और क्रूशियल पॉइंट ये था अपीलेंट का कि उन्होंने जनरल कैटेगरी में अप्लाई किया था, ना कि रिलेटिव्स और सर्विसमैन पे, और इन्होंने कोई भी एलएच सर्टिफिकेट जो है नहीं प्रोड्यूस किया था। तो इसलिए वो कोई सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं किया था, वो फेक हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए कोर इश्यू जो था वो मिस था। अथॉरिटीज जो ना सिर्फ अथॉरिटीज ने वो कोर इश्यूज को मिस कर दिया, और बल्कि ट्राइब्यूनल ने भी उस कोर इश्यू को मिस कर दिया। इसलिए जो ऑर्डर्स था डिस्चार्ज और जो डिसमिसल का जो अपीलेंट्स का जो ऑर्डर था और ट्राइब्यूनल का था, कोर्ट ने कहा ये विशिएटेड है, और क्योंकि जो मटेरियल एस्पेक्ट था जो उसको कंसीडर ही नहीं किया है। तो ये सारे ग्राउंड्स को देखते हुए फिर कुछ जजमेंट्स थी उसमें भी लाइक किया, और यहाँ पर फिर कंक्लूजन पे ये आए कि जो रिक्रूटमेंट जो हेडक्वार्टर कोटा की थी वो सिर्फ कन्फाइंड नहीं थी प्रायोरिटी रिजर्व क्लास की, बल्कि एक जनरल कैटेगरी के लिए भी थी, लेकिन लिमिटेड एक्सटेंट पे थी। कोई मटेरियल रिकॉर्ड में नहीं आया जिससे साबित होता हो कि अपीलेंट ने कोई रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस किया एनरोलमेंट के लिए, और जो डिस्चार्ज अपीलेंट्स का हुआ था वो विशिएटेड है, क्योंकि जो स्पेसिफिक केस था वो उसको कंसीडर नहीं किया कि उन्होंने अपीलेंट्स ने कहा था उन्होंने कोई रिलेशनशिप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं किया। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रोड्यूस ही नहीं किया था, इसलिए उन्होंने कभी रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई ही नहीं किया था। तो यहाँ पर सारे ग्राउंड्स को देखने के बाद तो ये एक लीगल पोजीशन सेटल होगी कि जो डिसमिटल ऑर्डर था वो इनवैलिड है, क्योंकि नॉन कंसिडरेशन ऑफ द प्लिया, जो प्लिया ली गई थी उसको अपीलेंट को कंसिडर नहीं किया था। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि इम्पिंज्ड ऑर्डर जो है
डिस्चार्ज का, जो डिसमिसल का, जो 2013 में आया था, और जो जजमेंट ऑर्डर जो आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल के आए थे 2014 और 2015 में, उसको सेट असाइड किया जाता है और कोर्ट ने कहा कि उनको रिजिस्ट्रेट किया जाता है सारे कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स के साथ। तो इस सारे करने के बाद अपील्स को अलाउ कर दिया, कोई ऑर्डर पास नहीं आया, और 9 फरवरी 2024 का ये जजमेंट थी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।